उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने देखा कि जो मिल्क मेड्स हैं, गवाले जो दूध का काम करते हैं, जो गाय भैंसों का काम करते हैं, उन गवालों का क्या सीन था कि वो तो डायरेक्ट गाय भैंसों के साथ थे। काउ पॉक्स है, काउ से लगने वाला वायरस था। उन्होंने देखा कि ये जो काउ पॉक्स वायरस है ये डायरेक्टली मिल्क मेड्स के साथ तो कांटेक्ट में है, लेकिन उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। कैसे? ये कंसेप्ट आया वीक फॉर्म का, कैसे उसके ज़हन में आया? उसने कहा अच्छा ये कांटेक्ट में है, इट मींस काउ पॉक्स वायरस इनके अंदर जा रहा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, अब डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है मिल्क मेड्स की वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, लेकिन उसने जब ये ओवरऑल रिजल्ट्स देखे तो जो मिल्क मेड्स थे उनके अंदर स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं आ रहा था। द रीजन क्या थी इसके बिहाइंड में कि वो एक्सपोज हो रहे थे एंटीजन को, एंटीजन की बॉडी में जाकर और उसकी बॉडी में क्या कर रही थी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर रही थी। इस वजह से वो एंटीबॉडीज उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। ये एडवर्ड जेनर ने रियलाइज किया था, जिसके बाद उसने कहा था कि अच्छा अब ये इसको वीक फॉर्म लगाएं तो फिर अगर उनको कुछ नहीं हो रहा तो आप हमें भी बाकी ह्यूमंस को भी लगाएं तो उससे अंदर जो है उनके अंदर भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक रिजल्ट गलत आएगा, फिर उसी का काम होता है, फिर उसमें करते करते मॉडिफिकेशन होती हैं तो टेक्नोलॉजी में जो है वो एडवांसमेंट्स आती हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन इज रेफर्ड टू एज वैक्सीनेशन। तो ये वैक्सीनेशन की डेफिनेशन है कि एक ऐसा अमल जिसमें आप वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और उसको फिर लगा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोगों में लगा रहे हैं। इस प्रोसीजर को आप वैक्सीनेशन का नाम देते हैं। Since vaccination was much safer, smallpox inoculation fell into the disuse and was eventually banned in England in 1848। तो 1848 के अंदर ये जो बैन हो गया था, इसकी रीजन यही थी कि जब वैक्सीनेशन जब मॉडिफिकेशन हुई और वैक्सीन से ज़्यादा हुई तो उन्होंने कहा वैक्सीन ज़्यादा सेफेस्ट है, तो वैक्सीन में आप मॉडिफाई करके जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट करें तो ये बहुत बेहतर है कि एज कम्पेयर टू अगर आप उसको वीक फॉर्म लगा रहे हैं। तो ये वाला फिर जो स्मॉल पॉक्स के ऊपर जो इनोकुलेशन हो रही थी, इनोकुलेशन नहीं लगाना, ये जो स्मॉल पॉक्स वायरस लगाया जा रहा था ह्यूमंस की बॉडी में, इसको फिर इंग्लैंड के अंदर 1848 में बैन कर दिया था। ठीक है, ऑल्दो के जिस टाइम रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा था तो वैक्सीन बनी भी नहीं थी, तो ये 50% तक तो कारआमद था। ठीक है, तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन जिस टाइम एक प्रॉपर वैक्सीनेशन का एक प्रोसीजर आया और वैक्सीन प्रॉपर डेवलप होना शुरू हुई तो उन्होंने इस प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बैन कर दिया कि ये चीज़ ठीक नहीं है। वैक्सीन्स कैन बी प्रोफिलैक्टिक, फॉर एग्जांपल टू प्रिवेंट एंड एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर वैक्सीन बाय एनी नेचुरल वाइल्ड पैथोजन और थेरापेटिक, फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स अगेंस्ट कैंसर आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। Vaccines may be dead or inactivated organism or purified drugs derived from them। तो जो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है वैक्सीन दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है प्रोफिलैक्टिक और दूसरी हो सकती है थेरापेटिक। किसी को नॉलेज है प्रोफिलैक्टिक क्या होता है और थेरापेटिक क्या होता है? यस, प्रोफिलैक्टिक मींस बीमारी से पहले, थेरापेटिक मींस बीमारी के बाद। अब जिस तरह न्यू बॉर्न बेबीज पैदा होते हैं तो उनको पहले से वैक्सीनेशन करवाई जा रही होती है, उनको वैक्सीन लगाई जा रही होती है। ठीक है, वो वैक्सीन लगाने का मकसद क्या होता है ताकि उसको फ्यूचर में होने वाली बीमारी से आप पहले से प्रिवेंट कर रहे हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन्स। तो ये होता है प्रोफिलैक्टिक, बिफोर द डिजीज, फ्यूचर डिजीज के बारे में आप जो है पहले से अपना जो है वो इम्यून सिस्टम को रेडी कर रहे हैं। और एक होता है थेरापेटिक। थेरापेटिक मीन्स होता है कि आफ्टर द डिजीज, यानी कि डिजीज को क्योर करने के लिए। तो बहुत कम ऐसी वैक्सीन्स हैं जो आपको आफ्टर द डिजीज आपको हो, वरना अगर आप डिफरेंट वायरसेस को उठा के देखें, पोलियो वायरस को देख लें, आप मीजल्स को देख लें, ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस को देख लें, ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं, इतनी डेंजरस हैं कि ये अगर किसी इंसान को हो जाए या पुराने वक्तों में जब ये हुई तो उसके बाद इनको क्योर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पहले से जो है वो आप इनको लगाते हैं। प्रोफिलैक्टिक, ज़्यादातर प्रोफिलैक्टिक यूज हो रही होती है। थेरापेटिक उसने एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर पेशेंट्स को बोला है कि जिनके अंदर कैंसर पेशेंट्स हैं तो इम्यूनिटी ऑलरेडी उनके अंदर वीक होती है, तो बेसिकली तो मकसद तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है ना। तो कैंसर पेशेंट्स को जिस टाइम आप लगा रहे हैं तो वो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, तो वो वाला केस फिर क्या हो जाएगा आफ्टर द डिजीज, इसको थेरापेटिक कहेंगे। और प्रोफिलैक्टिक मीन जो पहले, ठीक है, तो रेबीज के लिए, यस, रेबीज के लिए जितना वैक्सीन है
वो थेरेपेटिक है, रेबीज होने के बाद उसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है थेरेपेटिक, जो आफ्टर द डिजीज लगाया जाए, ठीक है। गुड। वैक्सीन्स में भी डेड और इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म और प्यूरिफाइड प्रोडक्ट्स derived from them। अब कह रहे हैं वैक्सीन क्या है, आपके पास डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और इनएक्टिवेटेड हो सकते हैं। इनएक्टिवेटेड होंगे तो वो डेड नहीं कहेंगे उनको, वो डेड नहीं है, वो इनएक्टिवेटेड है। अगर वो डेड है तो वो डेड है, इनएक्टिवेटेड मींस है जिंदा है लेकिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ठीक है। या फिर वैक्सीन के अंदर आप इनका कोई प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि अब आपके पास कोई वायरस है, आप उस वायरस को अगर आप देखें कि उसका जो पैथोजेनिक जो उसका है, उसका विरुलेंट फैक्टर है, वो अगर उसका कैप्सिड है, जो आउटर कोटिंग होती है, अगर वो कैप्सिड है तो आप उस कैप्सिड को यूज कर सकते हैं। ये होता है ना कैप्सिड, आउटर प्रोटीन कोट, ये अंदर जीनोम होता है, ये वायरस की अगर बात की जाए, ठीक है। अब हो सकता है कि जो भी वायरस है इसका कैप्सिड जो है वो डिजीज कॉजिंग हो, तो आप इस पूरे को यूज करने की बजाय इसका कैप्सिड यूज कर सकते हैं। इसका जीनोम है तो आप जीनोम यूज करें, तो ये प्रोडक्ट्स हो गए इसके ना, जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा हो। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के कैप्सूल होता है उसके गिर, हो सकता है उसका कैप्सूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसी की मेम्ब्रेन कोई ऑर्गेनल अंदर हो वो, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट। जरूरी नहीं है कि आपने पूरे का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज करना है, उसी को या किल करना है या फिर उसको एक्टिवेट करना है, आप उसका कोई प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जिस प्रोडक्ट में ये इम्यूनोजेनिसिटी हो, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, ये भी पिछले कम यूज हुई है। तो डेवलपिंग इम्यूनिटी हमारे पास नेक्स्ट इसकी हेडिंग है, इसमें अगर आप देखें तो क्या है, द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज वैक्सीन एजेंट्स। अब वैक्सीन अपना रोल कैसे प्ले कर रही है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में, ये वो चीज लिखी हुई है, कैसे इम्यूनिटी को डेवलप हो रही है, आपकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप हो रही है। कह रहा है इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज वैक्सीन एजेंट्स। अब वैक्सीन के जो एजेंट्स हैं वो बेशक डेड ऑर्गेनिज्म है, इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म है या उसका कोई प्यूरिफाइड प्रोडक्ट है, उनको क्या करेगा आपका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, ठीक है, एज द फॉरेन समझेगा। और जब बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी सब्सटेंस को फॉरेन सब्सटेंस से सबर करता है तो उसका क्या काम होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। तो कह रहा है डिस्ट्रॉयज देम एंड रिमेंबर्स देम, फिर याद रखिएगा कि ये आया था, ठीक है। व्हेन द विरुलेंट वर्जन ऑफ एन एजेंट कम्स अलोंग द बॉडी recognize the protein code on the virus and thus prepare to respond। यहाँ पर ये पॉइंट समझिएगा कि पहले वैक्सीन लगाई, वैक्सीन का जो इन्फेक्शियस एजेंट जो आप यूज कर रहे हैं, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या डेड फॉर्म में है, बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको किल करेगा। किल किसके जरिए करेगा, एंटीबॉडीज के जरिए किल करेगा। एंड रिमेंबर्स देम, और याद रखेगा, अब वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में है। When the virulent versions come into contact with the body, virulent version वो वाला वर्जन जो एक्चुअल वर्जन है, यानी कि कोविड की एक वैक्सीन का एजेंट है और एक एक्चुअल कोविड है, तो जो एक्चुअल कोविड का एजेंट है जब वो बॉडी में आएगा तो पहले से तो उस एजेंट को बॉडी ने रिमेंबर किया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो अब वो एंटीबॉडीज उसको फिर आगे मजीद जाने ही नहीं देंगे, उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय करेंगे और किल करेंगी। और क्या होगा, दो तरीके से वो उसको पकड़ेंगी, कैसे, न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट बिफोर इट कैन एंटर द सेल्स, पहले से ही उस एंटीजन को खत्म कर देंगी इससे पहले कि वो सेल्स के अंदर जाए। मैं पिछले लेक्चर के अंदर भी ये बात कर चुका हूँ, पिछले चैप्टर के अंदर भी ये बात कर चुका हूँ, और मॉर्निंग में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको तो पता होगा, मैंने ये बात मॉर्निंग में भी आज ही आई थिंक की है कि वायरसेस जो होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, इसी वजह से वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इनकी जो रेप्लिकेशन है वो इनसाइड ऑफ द सेल हो रही होती है। ये ह्यूमन होस्ट को होस्ट मशीनरी को लेते हैं और उसको ओवरटेक करके फिर उसकी अपनी कॉपीज बना रहे होते हैं, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो सेल के अंदर जिस टाइम चले जाए तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको कंट्रोल करें, तो जो पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है वो उसको पहले से न्यूट्रलाइज कर देगी बिफोर इट कैन एंटर इनटू द सेल, ताकि वो सेल में जा ही ना सके, उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज कर दें। या फिर क्या है, दूसरा क्या है, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल्स। पहले था डिस्ट्रॉय द एजेंट, अब है इन्फेक्टेड सेल बिफोर दैट एजेंट कैन मल्टीप्लेट द वास्ट नंबर। अब होता क्या है, ये जब वायरस अपना जीनोम इंजेक्ट करेगा सेल के अंदर, तो अब वो सेल के अंदर जब उसकी मशीनरी को लेगा और मशीनरी को लेकर अपनी कॉपीज
बना के सेल